नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। मैं हूं नंदिनी सिंह और फिर से मैं हाजिर हूं आप सबके बीच में अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास को लेकर। और आज है 19 अप्रैल। बात करेंगे हम 19 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में, और उसके पहले हम मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है, यानी कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा है, तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। तो अपनी मेहनत पर भरोसा करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए और सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ में स्टार्ट होगी आज की हमारी क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड लिवर डे के बारे में, जो हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की 2023 की थीम क्या है? सतर्क रहें, नियमित लीवर चेकअप करें। फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है, इस थीम के साथ मनाया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जो लीवर होता है वो हमारे ब्रेन के बाद हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है और सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। फर्स्ट नहीं, सेकंड लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है लीवर। लीवर के माध्यम से जो पाचन संबंधी क्रियाएं हैं, पोषक तत्व हैं, वो सारे रिलीज होते हैं, अच्छे से पचाने का काम करता है और हमारी बॉडी को एक तरीके से पोषकता प्रदान करने का काम करता है। जैसा कि हम सबको पता है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हो रही है, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित करी गई थी 9 से 14 अप्रैल के बीच में। और किस नंबर का संस्करण था ये? तो 36 नंबर का एडिशन था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले जो 35 नंबर का एडिशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो मंगोलिया के उनाल बटार में हुआ था और 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक वो चला था। तो अभी जो 2023 का एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, इसके बारे में हमने काफी कुछ बातें पहले भी करी हैं और आज ये प्रॉपर लिस्ट में दे दूंगी आपको कि भारत के किस खिलाड़ी ने किस श्रेणी में कौन सा पदक जीता है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें भारत के 30 पहलवानों ने भाग लिया था और कुल 22 देशों के 331 पहलवानों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से कुल 14 मेडल जीते गए, जिसमें से 1 गोल्ड, 3 जो है सिल्वर और 10 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। और साथ ही जब आप इसकी प्रॉपर लिस्ट देखेंगे तो उसमें जो पदक तालिका है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान रखता है भारत। शीर्ष पे कौन है, यानी सबसे ऊपर जो देश है वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट 3 देश कौन से हैं, तो कजाकिस्तान है, फिर जापान है और उसके बाद ईरान है। ये प्रॉपर लिस्ट है, आप देख सकते हैं। हमने अमन सहरावत के बारे में बात करा था जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। रजत जो मेडल है उसके बारे में भी बात करा था। सिल्वर मेडल के बारे में बात करा था जिसको रुपीन, अंतिम पंघल और निशा दहिया ने जीता था। इसके बाद ब्रॉन्ज मेडल की लिस्ट है जिसको आप अच्छे से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम के लिंक पर जाकर वहां पर भी कंटेंट को अपलोड कर दिया जाता है, तो वहां पर भी देख सकते हैं। तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे, जहां का एक बहुत ही फेमस अंगूर है जिसका नाम है कंबर पन्नीर थराचाई। इस अंगूर को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु का है ये। जैसा कि हम सबको पता है कि तमिलनाडु भारत के दक्षिणी हिस्से में, बिल्कुल दक्षिणतम हिस्से में है, यानी बिल्कुल साउथ में आप जाएंगे तो वहां पे आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा। तो तमिलनाडु में ही पश्चिमी घाट पर एक घाटी है जिसका नाम है कुंभुम घाटी। तो इसी कुंभुम घाटी में ये अंगूर पाया जाता है और इस कुंभुम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूर का शहर भी कहा जाता है ना। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो 10 गांव है, 10 गांवों में लगभग इसकी खेती करी जाती है। 2000 एकड़ में इसकी खेती करी जाती है। इसको जो है मस्कट हैम्बर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहले 1832 में फ्रांसीसी पुजारी आया था और उसने जो है इस अंगूर के बारे में लोगों को बताया था और यहाँ पर इसकी खेती स्टार्ट करी थी। इस अंगूर के अंदर आपको विटामिन के साथ साथ टार्ट्रिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारी कई सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं, वो मिलता है। तो अभी जीआई टैग किसे दिया गया है? तमिलनाडु की कंबम पनीर थराचाई को, जिसको कंबम अंगूर भी कहते हैं। दिस वैरायटी आल्सो नोन एज मस्कट हम्बर्ग। ओके है। अब हम जीआई टैग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि जीआई टैग के बारे में हमने काफी कुछ पहले भी बात करा है। जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेत। स्पेशली किसी पर्टिकुलर स्टेट के, किसी पर्टिकुलर जगह की कोई पारंपरिक कोई चीज हो सकती है, भोजन हो सकता है, हस्तशिल्प हो सकता है, कोई औद्योगिक उत्पाद हो सकता है, जिस वजह से उस जगह की पहचान होती है, तो उस पर्टिकुलर वस्तु को जीआई टैग प्रोवाइड कराया जाता है।
अच्छा, भारत में जो जीआई का रजिस्ट्रेशन है और संरक्षण है उसको भौगोलिक संकेत यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। और सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था सितंबर 2003 में दिया गया था। और मैंने आपको बताया भी था कि पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तमिलनाडु के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि भारत का जो बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा है वहां पर आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा। आपको बंगाल की खाड़ी दिख रही है, आपको अरब सागर दिख रहा है और आपको हिंद महासागर भी दिख रहा है। इसका जो गठन किया गया था एक राज्य के रूप में वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था और बाद में जो उसकी पर्टिकुलर जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो 14 जनवरी 1969 को निर्धारित करी गई थी। यहाँ पर अगर मैं खेती के बारे में बात करूँ तो सबसे ज्यादा केला होता है और फूलों का भी सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। इसके अलावा आम, रबर, मूंगफली और नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर राज्यपाल कौन है तो रविंद्र नारायण रवि है। मुख्यमंत्री के स्टालिन है। विधानसभा में यहाँ पर 235 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 18 सीटें यहाँ से जाती हैं और लोकसभा के लिए 39 सीटें यहाँ से जाती हैं। जी, अब हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम है उत्सव पटनायक। उनको मैल्कम आदि से शिया पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। अच्छा, जो मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदि सेशिया ट्रस्ट है उसके द्वारा ये दिया जाता है, राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये स्पेशली सामाजिक वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने समाज के लिए कुछ स्पेशल काम करा है। और पिछली बार का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया था तो भारतीय अर्थशास्त्री थी जिनका नाम था प्रभात पटनायक, उनको दिया गया था 2022 के लिए। अच्छा, मार्च के महीने में हमने कौन कौन से पुरस्कार पढ़े हैं, कौन कौन से प्राइज पढ़े हैं देख लेते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। तो नोबल शांति पुरस्कार मिला था एलएस बियाली यात्स्की को और इसके अलावा आईसीसी प्लेयर महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था अशिले गार्डनर को। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था हैरी ब्रुक को और सरस्वती सम्मान 2022 के लिए नवाजा गया था शिव शंकर जी को। और बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के लिए शशिधर जगदीशन को चुना गया था और 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया था जो 8 मार्च वाली न्यूज थी उसमें मैंने पढ़ाया था, मीराबाई चानू को। राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर एल मुरुगन को और 32वां व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी जी को। ये क्विक रिवीजन है और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि आप जो है हमारे टेलीग्राम लिंक पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। नई दिल्ली में किसान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है हमारे तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। इनके द्वारा युवा पोर्टल स्टार्ट किया गया है। इस युवा पोर्टल का नाम क्या है, एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा, हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। इसके पीछे का रीजन क्या है तो स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए जो युवाओं के हित के लिए काम करे, जो साइंस के फील्ड में काम करे और इस तरीके की प्रयोगशालाएं स्थापित करी जाएं जिसकी वजह से लोगों को साइंस के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लैब मिल सके और वो जो है अपने जो भी उनके अनुसंधान है, जो रिसर्च है उसको इजीली कर सके। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में अब हम बात कर रहे हैं जिसकी स्थापना सितंबर 1942 को भारत सरकार के एक स्वतंत्र एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि स्पेशली जो इसका लक्ष्य क्या है, भारत में वैज्ञानिकता को और औद्योगिक अनुसंधान को यानी रिसर्च को बढ़ावा देने का काम करता है ये। इसकी फील्ड कौन कौन सी है तो एरोस्पेस, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, पृथ्वी विज्ञान, भौतिकी के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान कराने का काम करता है। भारत के जितने भी हिस्से हैं यानी पूरे भारत में प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुसंधान का जो नेटवर्क है इन संस्थाओं के माध्यम से प्रोवाइड कराना है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को करी गई थी। इसके संस्थापक कौन है तो दो लोग हैं, शांति स्वरूप भटनागर और आरकोट रामासामी मुदलियार। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। महानिदेशक कौन है तो डॉक्टर एन कैलेसेल्वी है। मूल संस्था इसकी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार है और भारत सरकार का जो हेड होता है वही जो है इसका अध्यक्ष भी होता है। आदर्श वाक्य क्या है
तो द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया, द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया एक आदर्श वाक्य है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का। अब हम बात कर रहे हैं शेखर राव को कर्नाटक बैंक ने अंतरिम CEO नियुक्त किया है और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये महाबलेश्वर MS की जगह लेंगे। रिजर्व बैंक ने इनके नाम पर मुहर लगा दी है। तो अब कर्नाटक बैंक के अंतरिम CEO कौन हो जाएंगे, तो शेखर राव हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं एक बर्ड है जिसका नाम है मैंग्रोव पिट्टा। ये जो बर्ड है वो उड़ीसा का तटीय जिला केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में पाया जाता है जहां पर एक मैंग्रोव एरिया है वहां पर। इसकी संख्या जब गिनी गई तो 179 पक्षी ही हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अब ये खतरे पर है, यानी कि ये समाप्त हो सकता है अगर इसकी का संरक्षण ना किया जाए, ठीक है ना। और जब भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर जब करी गई तो जनवरी में गिनती करी गई और ये पता चला कि यहाँ पर पक्षियों की 140 प्रजातियां हैं, जिसमें से 1,39,959 पक्षी यहाँ पर पाए गए हैं। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर महीपुरा नदी है, तो महीपुरा नदी के मुहाने पर जो मैंग्रोव एरिया है वहां पर मैंग्रोव पिट्टा ये जो पक्षी है वो पाया गया है। उड़ीसा के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, भारत के मैप में आपको पूरब में उड़ीसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, जिसके पूरब में आपको बंगाल की खाड़ी दिखेगी। इसके अलावा इसकी जो सीमाएं हैं उत्तर में झारखंड से, पश्चिम बंगाल से मिलती हैं और साथ में छत्तीसगढ़ से भी मिलती हैं। इसका गठन किया गया कब करा गया था एक राज्य के रूप में, तो इसका गठन किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। इसकी राजधानी भुवनेश्वर में है। इसमें जिले अगर आप काउंट करेंगे तो 30 जिले हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं जिनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्य विधानमंडल एक सदनी है, यानी एक ही सदन है सिर्फ यहाँ पर। विधानसभा में उड़ीसा विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 147 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा के लिए यहाँ से 21 सीटें जाती हैं। अब हम ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत करी है। कौन से अभियान की शुरुआत करी है, संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत करी है। स्पेशली इन्होंने ग्रामीण महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह है उसमें सीमांत ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने के लिए इस प्रोग्राम को, इस अभियान को चलाया है, संगठन से समृद्धि की ओर। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो रिसेंटली में जो संख्या है महिलाओं की, इसमें 9 करोड़ महिलाएं हैं और ये चाहते हैं कि ये 10 करोड़ तक चली जाए, है ना। यानी जो संख्या है महिलाओं की स्वयं सहायता समूह में, इनकी संख्या कितनी हो जाए, तो 10 करोड़ होनी चाहिए, ऐसा मानना है। अच्छा, इसके साथ साथ में जब 2014 में ये स्टार्ट किया गया था, 2014 में जब इसकी स्टार्टिंग करी गई थी, तो उस समय 2.35 करोड़ महिलाएं सिर्फ शामिल थी। स्वयं सहायता समूह के बारे में बात करें तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी ऐसा ग्रुप जो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी मेहनत और लगन की वजह से एक ग्रुप बनाए और अपने आर्थिक विकास के लिए काम करे, जिससे कि स्वरोजगार उत्पन्न हो सके और जो गरीबी उन्मूलन है यानी गरीबी को भी खत्म किया जा सके। तो स्वयं सहायता समूह एक अनौपचारिक संघ है, ठीक है ना, जो अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करता है, अपने जीवन की स्थितियों में, अपने लाइफ की कंडीशंस में सुधार करता है, अपने जो इनोवेटिव आइडियाज है उसकी वजह से एक समूह के माध्यम से। सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, यानी सीरिया हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट। ऐसा क्यों कहा गया है, देख लेते हैं। तो देखिए, जो सीरिया की विदेशी मुद्रा है, यानी विदेशों से जो उसको आय होती है, वो किस चीज से हो रही है, तो कैप्टागन का उत्पादन और निर्यात से होती है। कैप्टागन क्या है, कैप्टागन एक ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से नशे की लत, जिसको कहते हैं एम्फेटामिन, जिसे आमतौर पर गरीब आदमी का कोक कहते हैं, इसके निर्यात की वजह से आती है। और लगभग जो 90% का विदेशी आय है वो कैप्टागन के उत्पादन और निर्यात से ही आती है। इसीलिए सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सीरिया में कैप्टागन का प्रमुख उत्पादन भी है ये, और जो खाड़ी देश हैं, यानी सीरिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं, खाड़ी जो स्पेशली जो खाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर इसका निर्यात भी करा जाता है।
अमेरिका ने क्या करा था, अमेरिका ने पिछले साल कैप्टागन एक्ट लागू किया था और ये बोला था कि ड्रग के व्यापार को सीरिया से रोकना चाहिए और इसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा भी करार दिया गया था अमेरिका के द्वारा। सीरिया हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट। ठीक है, देखिए अब हम बात कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के बारे में, जैसा कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि विदेश नीति से रिलेटेड भारत काफी ज्यादा काम कर रहा है। तो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने रूसी उप प्रधानमंत्री जिनका नाम है डेनिस मंटूरोव, उनके साथ में भारत रूस व्यापार संवाद किया है 2023 के लिए, और उन्होंने ये बात बताई कि 2025 के लिए लक्ष्य रखा गया था कि दोनों देशों के बीच में 30 अरब डॉलर का व्यापार होगा, द्विपक्षीय व्यापार होगा। ठीक है ना, तो अब इस लक्ष्य को 2025 में पाना था, लेकिन इसको अभी ही प्राप्त कर लिया गया है। साथ में ही दोनों देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी पहल है, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है, जिनके विषय में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करी गई है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के साथ पूर्वी समुद्री कॉरिडोर के बारे में बात किया गया, और साथ में ही चेन्नई व्लादिवोत्सोक का जो कॉरिडोर है उसके बारे में भी बात करी गई है। इसके अलावा जो वोस्ट्रो खाते हैं, यानी रुपए के माध्यम से जो व्यापार करना है, यानी रुपए वोस्ट्रो अकाउंट सिस्टम के ऊपर भी दोनों देशों के बीच में व्यापार के लिए किस तरीके से आगे बढ़ने का काम किया जा सकता है, इस विषय में भी बात करी गई है। समलैंगिक विवाह के ऊपर कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों का संविधान पीठ का गठन करा है। अब देखो, हमें अच्छे से पता है कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश यानी जो सीजेआई हैं वो कौन है, तो हमारे सीजेआई हैं DY चंद्रचूड़, यानी धनंजय वाई चंद्रचूड़। इनकी पीठ में इनके अलावा जस्टिस संजय किशन कौल होंगे, रविंद्र भट्ट होंगे, हेमा कोहली होंगी और PS नरसिम्हा होंगे, है ना। 13 मार्च को याचिकाओं की जो संविधान पीठ के पास जो भेजा गया था उसके ऊपर ही इन्होंने डिसीजन लिया है और बोला है 18 अप्रैल को ये बोला है कि एक पीठ बनाई जाएगी जो इस विषय पर विचार विमर्श करेगी, इन याचिकाओं पर विचार विमर्श करेगी और उसके बाद अपना निष्कर्ष देगी। और मैं आपको बता दूं कि जो समलैंगिक विवाह है उसके लिए जो विश्व के 32 देश हैं उन्होंने पहले ही मान्यता दे रखी है। 32 कंट्रीज ग्लोबली उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया है अपने देश में, जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा आदि। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है हमारे, तो अर्जुन मुंडा है, उनके बारे में। उन्होंने PTP NER योजना के लिए विपणन रसद विकास का शुभारंभ करा है। अब देख लेते हैं क्या योजना है, किस तरीके की बात करी जा रही है यहाँ पर। तो देखिए, जो हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र का मतलब जो पूर्वी हिस्सा है, जो 7 सिस्टर्स हैं प्लस सिक्किम, तो इसको हम पूर्वोत्तर क्षेत्र बोलते हैं। 7 सिस्टर्स में वो 7 स्टेट आ जाते हैं हमारे, और सिक्किम को लेकर पूर्वोत्तर क्षेत्र बनता है। तो वहाँ का जो जनजातीय उत्पाद है उसके प्रचार के लिए, जो जनजातीय उत्पाद बनाते हैं उनके प्रचार के लिए, उनको बिजनेस प्रोवाइड कराने के लिए, उनके विपणन के लिए एक रसद विकास योजना शुरू करी गई है हमारे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। अब इसके लिए क्या कराया जाएगा, तो इसके लिए जो है 68 जनजातीय कारीगर मेलों का आयोजन कराया जाएगा, यानी मेलों के माध्यम से इनके उत्पादों को बेचने की व्यवस्था करी गई है, जिससे जो आदिवासी कारीगर हैं उनकी आर्थिक समृद्धि हो सके, उनके काम की पहचान हो सके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। अच्छा, जो 7 सिस्टर्स हैं, जैसा कि आप सबको मैंने पहले ही बताया है कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आता है 7 सिस्टर्स में, और पूर्वोत्तर के लिए हम बोलेंगे तो इसमें सिक्किम भी ऐड हो जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बारे में जैसा कि आप सबको मैंने अभी बता दिया है, 7 सिस्टर्स और सिक्किम को सातों बहनों का भाई कहा जाता है। सिक्किम को क्या कहा जाता है, सातों बहनों का भाई। जब आप पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल पूर्व में आपको दिख जाएगा, उत्तरी पूर्वी हिस्से में भारत के मैप में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में ही जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, है ना, तो चिकन नेक के माध्यम से ही जो ये पूर्वोत्तर हिस्सा है वो भारत की मुख्य भूमि से जुड़ता है। अच्छा, यहाँ पर जो स्टेट है, ये 8 स्टेट है, इनको अलग अलग
नामों से जाना जाता है, इनकी कुछ अपनी पर्टिकुलर पहचान है, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सिक्किम को 7 बहनों का भाई कहा जाता है। असम दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। मणिपुर भारत का गहना कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। और त्रिपुरा की साक्षरता लगभग कितनी है पूर्वोत्तर जो स्टेट है उनमें, तो 95% है। मिजोरम को मोलासेस बेसिन कहा जाता है। सिक्किम कम आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा कंचनजंगा पर्वत वाला एकमात्र राज्य है। और नागालैंड मोन की जनजाति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नमामि गंगे के अंतर्गत 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जैसा कि नमामि गंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी परियोजना है, उसके तहत ही 6038 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और इसके लिए 8 परियोजनाएं को भी मंजूरी दी गई है। अब देख लेते हैं कैसे। तो देखो, जो स्वच्छ गंगा मिशन है उसकी कार्यकारी समिति है, उसकी 48 नंबर की बैठक हुई थी। और इस बैठक में ही जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं, जिनका नाम है जी अशोक कुमार, उनकी अध्यक्षता में ही इन परियोजनाओं के ऊपर डिसीजन लिया गया है। और सबसे बड़ी परियोजना जो है वो हिंडन नदी की सफाई के लिए है। जो हिंडन नदी की सफाई है उसके ऊपर सबसे बड़ी परियोजना है। तो उसमें जो शामली जिला है, शामली जिले में प्रदूषण निवारण के लिए 407.39 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। यानी सिर्फ 4 परियोजनाएं तो हिंडन नदी की सफाई से रिलेटेड हैं, जो वहां के आसपास के एरिया को प्रदूषण मुक्त करने के ऊपर है। और जो शामली जिला है उसको भी प्रदूषण निवारण के लिए दिया गया है। इसके अलावा इन परियोजनाओं में कृष्णा नदी में प्रदूषित पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बात कही गई है, क्योंकि जो कृष्णा नदी का पानी है वो हिंडन नदी में आकर मिलता है। इसके साथ साथ 2 सीवरेज प्रबंधन परियोजनाएं को मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? बिहार में और मध्य प्रदेश में, है ना। तो क्योंकि जो ये बिहार और मध्य प्रदेश में जो नदियां निकलती हैं, गंगा की सहायक नदी है क्यूलू नदी, तो उसमें प्रदूषित पानी के प्रवाह को रोकने का काम किया जाएगा इन सीवरेज की सफाई के माध्यम से या इन सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं के माध्यम से। तो इस तरीके से कुल 8 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है नमामि गंगे के अंतर्गत। 8 project worth ₹638 crore approved under नमामि गंगे प्रोजेक्ट। अब हम केरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो केरल में गर्मियों के पानी की कमी हो जाती है, यानी गर्मियां जब आती हैं तो केरल में पानी की कमी हो जाती है, केरल के कुछ हिस्सों में, कुछ गांवों में। तो उससे बचने के लिए वहां पर राज्य ने एक जल बजट अपनाया है। और पूरे देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पानी के लिए कोई स्पेशल बजट लेकर आया है कोई राज्य। तो केरल ने ऐसा करा है। इसके लिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने इस योजना को स्टार्ट करा है। और लगभग 94 ग्राम पंचायतों को इसमें ऐड करा जाएगा जहां पर पानी की किल्लत होती है। और ये 15 ब्लॉक पंचायतों में विस्तार किया जाएगा धीरे धीरे, जिसकी स्टार्टिंग करी गई है मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा केरला में। देखिए, अमेरिकी विश्वविद्यालय संघ के एक कार्य समूह के 5 से अध्यक्षों में से चुना गया है भारतीय मूल की शिक्षाविद है नीली बेंडापुड़ी को। क्यों चुना गया है? क्योंकि इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनके बीच में इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बीच में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और शैक्षणिक सहयोग है, यानी जो एकेडमिक कोलैबोरेशन है, उसको बढ़ावा देने के लिए काफी ज्यादा काम किया गया है। इसीलिए इनको चुना गया है। इन 5 जो कार्य समूह के 5 से अध्यक्ष हैं इसमें से। प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है राज सुब्रमण्यम को, और इनको भारत हाउस में आयोजित समारोह में भारत के राजदूत हैं जो अमेरिका में, जिनका नाम है तरनजीत सिंह संधू, उनके द्वारा प्रदान किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो सुब्रमण्यम है, यानी जो राज सुब्रमण्यम है, वो फेडेक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ हैं। फेडेक्स क्या है? फेडेक्स जो परिवहन कंपनियां हैं, दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन कंपनियों में से, ट्रांसपोर्ट जो कंपनियां हैं उसमें से एक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाया है और फेडेक्स की सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
दूसरा प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है दर्शन सिंह ढालीवाल को। अच्छा, हमने अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ पढ़ी थी ना कि हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो वॉशिंगटन डीसी गई हैं, वित्त मंत्रियों की बैठक हो रही है वहां पर विश्वव्यापी, तो वहां पर बात करने के लिए, है ना, वहां पर मीटिंग में भाग लेने के लिए और वहां पर वित्त से संबंधित, फाइनेंस से रिलेटेड जो मैटर है उस पर बात करने के लिए। तो इसी जो ये जो मीटिंग चल रही थी, इसी में जो कॉमनवेल्थ राष्ट्र है उनके वित्त मंत्रियों ने ये मांग रखी है कि विश्वव्यापी वित्तीय संरचना में व्यापक सुधार की जरूरत है, इसकी मांग करी उन्होंने। और ये भी बोला कि जो देश जोखिम में है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए हमें बात करनी चाहिए। जो कॉमनवेल्थ राष्ट्र के वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये डिमांड रखी, ठीक है ना। इसके ऊपर एक मीटिंग होनी चाहिए और एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। तो इसकी ही इसीलिए जो भारत है वो वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल यानी जो कॉमनवेल्थ ग्रुप है उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। भारत में ये जो मीटिंग है वो रखी गई है। इस सेशन में इतना ही साथियों। आई होप कि आपने सेशन को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है और साथ में ही मुझे मेहनत करने की हिम्मत आती है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और जिससे बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी हम टेलीग्राम के लिंक पर पीडीएफ के फॉर्म में जो भी कंटेंट है उसको शेयर कर देते हैं, तो आप वहां से भी जाकर पढ़ सकते हैं। आपने बहुत सारा साथ दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरे साथ बने रहिए। कल से फिर इसी जगह पर मुलाकात होगी वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।